All right, so very good evening, all of you. किसी ने कल की क्लास ना लगाई हो? एनीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ने भी कल की क्लास ना लगाई हो? ऑलराइट, सो क्या डिस्कस किया था हमने कल इन द फर्स्ट क्लास? सो कैन यू टेल मी द होल स्टोरी? हाँ, ओके, हाँ, राइट, राइट, ऑलराइट, सो रेज योर हैंड्स। एडम स्मिथ की किताब का क्या नाम था? हाँ जी, वेल्थ ऑफ nations. All of you online, you are supposed to start typing as soon as you listen the question. Alright, so हमने क्या बात की थी? हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात की थी, सिलेबस डिस्कस किया था। एंड व्हाट वाज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑल अबाउट? कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के अंदर, उनकी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, यही बात की थी हमने। एंड इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज की बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करने के लिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके बताए। उस जमाने के अंदर व्हाट वाज गोइंग ऑन? ओवर रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। देयर वाज ओवर रेगुलेशन, वेरी हेवी हैंडेड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। उसको बंद कर दे। सो देयर वाज वेरी हेवी हैंडेड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। इसका सोल्यूशन बताते हुए एडम स्मिथ ने कहा कि जब तक सरकार इस तरीके से बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करेगी, तब तक इकोनॉमी अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगी। यही बात थी। एंड आफ्टर दिस गवर्नमेंट की रेगुलेशन को कम करने वाला मॉडल आया, यानी खत्म कर देने वाला, विच वॉज द कैपिटलिस्ट मॉडल, which was the free market model, जिसमें कौन काम करेगा? Invisible hands of demand and supply और market forces। ठीक है जी? Is fine? So अमेरिका बन गया पहला कैपिटलिस्ट कंट्री। In this first capitalist country of the world, the market forces of demand and supply are going to decide everything. So किसी चीज की डिमांड होगी, कुछ लोग होंगे वो सप्लाई कर देंगे, डिमांड नहीं होगी तो बंद कर देंगे। Is this fine? तो जो भी मार्केट से आवाज आएगी वो लोग कर देंगे, सरकार कुछ नहीं बताएगी। इस मॉडल को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द कैपिटलिस्ट मॉडल और द फ्री मार्केट इकोनॉमी। Is this fine? अब फ्री मार्केट छोड़ दिया तो सब कुछ प्राइवेट हो गया। हॉस्पिटल, स्कूल से लेके एवरीथिंग दैट वाज इवन नेसेसरी, बेसिक ड्रिंकिंग वाटर भी कोई कंपनी सप्लाई करेगी, देगी। ठीक है जी? अब आप अफोर्ड कर पाओगे तो ले लो। एंड देन लेबर कितने घंटे काम करेगी, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। क्या छुट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सिक लीव मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, क्या आपके परिवार को कोई सहायता मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि देयर इज नो सच लॉ। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुई थी। सो व्हाट हैपेंड कि कैपिटलिज्म एज अ मॉडल, उसकी कुछ प्रॉब्लम सामने आने लग गई। बहुत सारी इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, lack of even human rights for the laborers, right? So that was what was happening. और कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, कैपिटलिज्म में सबसे बड़ी जो नुकसानदायक चीज है, वो क्या है? एनीवन? जो इंडिया में भी बहुत बढ़ रही है, हाँ, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी? सो दैट मीन्स इनइक्वालिटी। कैपिटलिज्म में जिसके पास पैसा होगा, उसके पास बहुत पैसा आ जाएगा, वो बहुत अमीर होता जाएगा।
अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब के कोई अधिकार नहीं है, गरीब को मैनेज किया जा सकता है, ऐसे सिस्टम्स बन जाते हैं, एंड अ पुअर पर्सन इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द पॉवर्टी ट्रैप, इज फाइन। तो इनइक्वालिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म की, और इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल सजेस्ट किया कार्ल मार्क्स ने इन हिज बुक दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बिल्कुल सही, एक ऐसा मॉडल सजेस्ट किया जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ऐसा कार्ल मार्क्स को लगा। कार्ल मार्क्स को लगा कि मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैसे होगा, जब मैक्सिमम लोग जो मजदूर हैं उनकी सरकार आ जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज उसने क्या मॉडल सजेस्ट किया था कि सब कुछ सरकार का होना चाहिए, सोसाइटी का होना चाहिए, विच वॉज सोशलिज्म। सब कुछ सरकारी होना चाहिए, पोर्ट्स, बैंक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग। एंड वी हैव सीन ऑल अराउंड अस एंड द वर्ल्ड, गवर्नमेंट काम नहीं करती, ठीक बात है, गवर्नमेंट से नहीं होता है, बिकॉज इन अ प्राइवेट सेक्टर आपको मेहनत का इंसेंटिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, टारगेट्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, सीमेंट की कंपनी बोलती है कि इतनी बोरी बेच दोगे दुबई भेजेंगे, ऐसे ही करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। इवन द बेस्ट परफॉर्मिंग आईएएस ऑफिसर एंड द मोस्ट करप्ट आईएएस ऑफिसर, सारा का सारा बैच प्रमोट हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अगर करप्ट आईएएस ऑफिसर पकड़ा जाए, सस्पेंड हो जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज एवरीबडी इज गोइंग टू बी प्रमोटेड एट द सेम टाइम। अब ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, बहुत सालों से सजेशंस हैं, लेकिन होता नहीं है, राइट। सारी दुनिया में हमने देखा दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मर, इज इज फाइन। तो इसलिए जहां जहां पर ये कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट मॉडल आया था वो फेल हो गया। कैपिटलिस्ट मॉडल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था अमेरिका के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स थी बट नोबडी वाज केयरिंग अबाउट दोस प्रॉब्लम्स। अब हुआ क्या इन कैपिटलिज्म, एज आई टोल्ड यू कि पैसा जो है टॉप 1% के पास इकट्ठा हो जाता है, right? So top 1% is having a lot of money, and this is how wealth distribution happens. These people are not having money. And then capitalism में क्या होगा, इंडस्ट्रीज जो गुड्स बनाती हैं या सर्विसेज डिलीवर करती हैं वो हमेशा थोड़ी होंगी, कंज्यूमर ज्यादा होंगे, ऐसा ही होगा। तो ये सारे जो कंज्यूमर हैं जिनके पास लिमिटेड पैसा है, दे विल स्टार्ट पेइंग मनी टू दीज पीपल, राइट, कंपनीज। इज दिस फाइन? फ्लो ऑफ मनी कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, एंड दीज पीपल आर गेटिंग रिच। अब या तो इनको टैक्स किया जाए, टैक्स का पैसा सड़कों पे, हॉस्पिटल्स पे, गरीबों के इलाज पे, एम्प्लॉयमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे लगाया जाए, फिर तो बात ठीक है। अगर नहीं हो रहा है ऐसे, जैसा कि अमेरिका के अंदर नहीं हो रहा था, सारा पैसा यहां पे इकट्ठा हो जाएगा, एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 90% पॉपुलेशन की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी। Are you getting this? So जो गरीब व्यक्ति कितना पैसा देता जाएगा कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने लोग बहुत अमीर हो रहे हैं। As a result, people are not going to be having money. और जब 1% या टॉप 10% के बाद सारा पैसा कंसंट्रेट हो गया, तो ये कितना ही सामान खरीद लेंगे जाके, है कि नहीं। एक अमीर व्यक्ति खाने के लिए सामान खरीदेगा, घर के सामान जितने मर्जी खरीद ले, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट जितना 100% लोग खरीदते उतना 10% तो नहीं खरीद लेंगे। सारी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है वो कोलैप्स कर जाएगी, टोटल डिमांड ही नहीं रहेगी। व्हाई? बिकॉज पीपल वर नॉट हैविंग परचेजिंग पावर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया इन टॉप एचेलेंस ऑफ द सोसाइटी, एंड इनके पास परचेजिंग पावर नहीं रही, बिकॉज एवरीबडी इज पेइंग लाइक दिस। इन द लॉन्ग टर्म देयर विल बी अ सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की नहीं रहेगी, बिकॉज एक बड़ी आबादी के पास परचेजिंग पावर नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमी कैन कोलैप्स। इज दिस फाइन? So now what happened was during the First World War 1914 से 1918 में, during this period अमेरिका में और सारी दुनिया में डिमांड बहुत बढ़ गई, बिकॉज वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अमेरिका ने हथियार सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए एंड मेनी अदर थिंग्स टू द वॉरिंग कंपनीज,
कंट्रीज। सो एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ गई। जब ये वॉर खत्म होती है तो डिमांड गिर गई। और फिर जैसे इंडिया की इकोनॉमी हमने देखा, या तो एक्सपोर्ट होता है या तो इंडियंस खुद सामान खरीदते हैं। अमेरिकन के पास परचेजिंग पावर भी नहीं थी। तो हुआ क्या, 1929 में रिसेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? रिसेशन। व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन इज स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, राइट? इकोनॉमी जो ग्रो कर रही थी वो स्लो डाउन हो जाती है। इसको क्या बुलाते हैं? रिसेशन बुलाते हैं। टेक्निकली हम बात करते हैं जब दो क्वार्टर्स कितने महीने हुए? 6 मंथ्स तक ग्रोथ नहीं हो रही है। इज इज फाइन? तो जीडीपी ग्रो कर रही थी 8%, अगले क्वार्टर में 4% होगी, अगले क्वार्टर में 1% होगी। वी कैन सी दैट इट इज स्लोइंग डाउन, सो वी विल कॉल इट रिसेशन। अगर रिसेशन और बुरा हो जाए तो हम क्या बुलाते हैं उसे? तो 1929 में शुरू होता है दुनिया का इकलौता डिप्रेशन। इज फाइन? सो डिप्रेशन में हमें क्या पता लगा कि कैपिटलिज्म भी फेल हो गया। प्योर कैपिटलिज्म डजंट वर्क। यूएसएसआर जो पहली सोशलिस्ट कंट्री थी वो फेल हो गई थी। तो सोशलिज्म भी काम नहीं करता। क्या काम करता है? सो डिप्रेशन, इस डिप्रेशन के सोल्यूशन को देते हुए जॉन मेनर्ड कीन्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यू कैन सी कब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ? 1920, एंड ही इज राइटिंग दिस बुक 1936। ही इज प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन, राइट? तो 3 व्यक्ति हो गए। नंबर 1 वाज एडम स्मिथ, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। सेकंड इज कार्ल मार्क्स, जिसने आइडियाज दिए कौन से? मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। एंड थर्ड पर्सन इज जॉन मेनर्ड। ये कहेगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। कैपिटलिज्म को कुछ सोशलिज्म से सीखना चाहिए, सोशलिज्म को कुछ चीजें कैपिटलिज्म से सीखनी चाहिए, एंड फिर जो इकोनॉमी बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मॉडल। ठीक है जी? इज फाइन? एंड ये हम सब कुछ क्यों कर रहे थे? फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ऐसे होगी बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो जॉन मेनर्ड कीन्स क्या बोलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चीज थी बिल्कुल सही थी। डिमांड एंड सप्लाई, इट वाज द बेस्ट थिंग। सही बोल के गए एडम स्मिथ कि इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगा। हमने एग्जांपल डिस्कस की थी यस्टरडे इन द फर्स्ट क्लास, राइट? लाइक द मास्क बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, तो कुछ लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए, तो अपने आप इक्विलिब्रियम बैलेंस जो था, नेचुरल बैलेंस, वो अचीव हो गया। ठीक है जी? किसी ने बताया नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा, और अगर सरकार कहती शायद नुकसान हो जाता, है कि नहीं? सरकार कहती कि नहीं 5 से 6 भी नहीं कर सकते आप, तो लोग नहीं बनाते। और जितने सप्लायर्स थे वो इतनी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, मार्केट में मास्क ही ना आता, है कि नहीं? तो सरकारी दखलंदाजी से नुकसान हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। सो दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जब तक काम करेगा, जेएम कीन्स ने क्या बोला, तब तक गरीब मर जाएगा। इट स्ट्रैंगुलेट्स द पुअर। ठीक है जी? कैसे? कैसे? अब देखो, मास्क सबको लेना ना, 500 से 400 आएगा, 300 आएगा, तब तक गरीब क्या कह रहे हैं? ये तो मास्क की बात है। अगर दालें महंगी हो जाएं, प्याज महंगे हो जाएं, गरीब खाना खाना बंद कर दे। जैसे पाकिस्तान में यू कैन सी दैट यू नो देयर इज एक्सट्रीम इन्फ्लेशन गोइंग ऑन इन पाकिस्तान दीज डेज। तो वहां पे लोग भगदड़ में मर रहे हैं। भगदड़ किस बात की हो रही है? भगदड़ है इस बात की कि आटा लेके आना घर। सरकार बांट रही है आटा सस्ता, लेकिन वो इतना कम है इकोनॉमी के अंदर कि मिल नहीं रहा। राइट? सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। जब मान लेते हैं बहुत महंगाई बढ़ गई सारी इकोनॉमी के अंदर, सारे फूड आर्टिकल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? या तो किसान अगले सीजन में सारे सोचेंगे कि बहुत अच्छा मार्केट में प्राइस मिल रहा है, मैं यही फसल उगाता हूं। सेकंड ऑप्शन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी इंपोर्ट करवा लेते हैं। कुछ कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स होंगे, इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। ड्यूरिंग दैट टाइम हु इज गोइंग टू सफर द मोस्ट? द पुअर। ये तो बड़ी छोटी एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली।
मान लो इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया, लोगों की नौकरियां चली गई, तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो वेल्दी लोग होंगे उनके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा घर में, काट लेंगे वो। लेकिन जो गरीब है वो मर जाएगा अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही। जब लॉकडाउन लगा था, हमने सबसे ज्यादा डेस्परेशन किन लोगों में देखी? तीसरे चौथे दिन जो माइग्रेंट वर्कर्स थे सारे देश में, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, वो चलने स्टार्ट हो गए, राइट। एंड इफ यू हर्ड देम टॉकिंग टू द मीडिया, क्या बोल रहे थे वो? कि मरेंगे अपने गांव में जाके, है। तो उन्होंने मान लिया कि मरेंगे क्योंकि अब नौकरी नहीं है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट जॉन मेनर्ड कीन्स ने कहा कि फ्री मार्केट विल गेट टू इक्विलिब्रियम, अपने बैलेंस पे आ जाएगी। सही बात है, इनविजिबल हैंड्स जो हैं मार्केट फोर्सेस के काम करेंगे, लेकिन ही चैलेंज द एफिकेसी। ये क्या होता है? एफिशिएंसी, राइट? एफिकेसी of invisible hands, and he said it will strangulate the poor till the time it will come to the natural balance again. और ये किसी भी चीज की बात है, कोई एक आर्टिकल की आप बात कर सकते हो, इकोनॉमी की बात कर सकते हो। इज दिस फाइन? एनी प्रॉब्लम? अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को? राइट। सो जब भी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आएगा, जॉन मेनर्ड कीन्स ने कहा कि डू नॉट वेट फॉर द इनविजिबल हैंड्स टू अचीव इक्विलिब्रियम, डू समथिंग। सही बोला था एडम स्मिथ ने कि इंटरवेंशन नहीं करनी सरकार को, लेकिन जब स्लो डाउन आ जाए तब सरकार को इंटरवीन करना चाहिए गरीब को बचाने के लिए। ठीक है जी? सो दैट इज व्हाट प्रेजेंट मॉडल इज। अब आज अगर इंडिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा तो सरकार बहुत सारे स्टेप्स लेगी कि वापस ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए। क्यों? बिकॉज जॉन मेनर्ड कीन्स सेड दैट। अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर, तब सरकार ने कुछ नहीं किया था, बिकॉज कैपिटलिस्ट सरकार थी, दे वेटेड। एंड उस वेट के अंदर अमेरिका के लोग जो थे वो कटोरे लेके सड़कों पे खड़े हुए थे, सरकार को लंगर लगवाने पड़े थे, फ्री किचन्स में खाना खिलाना पड़ा था, राइट। सो पीपल दे वर lakhs ऑफ अमेरिकन्स, वो अपने गले में अवेलेबल फॉर जॉब ऐसी तख्तियां बांध के घूम रहे थे, खाना नहीं था खाने को। दैट वाज द सिचुएशन, बिकॉज गवर्नमेंट वाज वेटिंग फॉर द इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट फोर्सेस टू वर्क। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जॉन मेनर्ड कीन्स ने कहा सरकार कुछ करे। क्या करे? सरकार सड़कें बनवा दे, कहीं तो सड़कें चाहिए होंगी, हॉस्पिटल्स बनवा दे, पावर प्लांट लगवा दे, ब्रिज बनवा दे, रेलवे लाइंस बनवा दे, रेलवे फैक्ट्री के अंदर रेलवे कोचेस डिब्बे बनवा दे, है कि नहीं? इसमें काफी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, काफी कंपनीज को पैसा मिलेगा, कंपनीज आगे पैसा देंगी, कंपनीज आगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना स्टार्ट कर देंगी, पावर कंपनीज से लोग बिजली और खरीदेंगे, तो इकोनॉमी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? आपने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लिया है कि जब भी दुनिया के किसी भी इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, स्टेट के अंदर स्लो डाउन आ जाए, अब मान लो इकोनॉमी गिर रही है, आप प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर हो, आपकी फैक्ट्री है, इकोनॉमी इज डूइंग वेरी बैड, आप क्या कहोगे? और इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, सामान नहीं बिक रहा मेरा, है ना, उतनी देर और फैक्ट्री बना लेता हूं मैं। आपका वैसे ही नहीं बिक रहा और सारी इकोनॉमी में ऐसा सेंटिमेंट होगा, तो हाउ डू वी अचीव रिकवरी? रिकवरी कैसे करें? आप रिकवरी सरकार को शुरुआत करनी पड़ेगी। यहां पे सरकार बैठ के वेट कर रही थी, जब तक रिकवरी होती कितने लोग मर जाते, बर्बाद हो जाते, कितने बिजनेसेस बंद हो जाते। ठीक है जी? सो जॉन मेनर्ड कीन्स ने क्या बोला? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज अ स्लो डाउन और रिसेशन इन द इकोनॉमी। क्यों करनी है इंटरवेंशन? टू गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। अब जब सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देगी, ये 1 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी के अंदर फ्लो करेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों के काम चलेंगे, बिजनेसेस के पास पैसा आएगा, नए प्लांट्स लगवाएंगे, इन सब लोगों के पास पैसा आया, सैलरीज आई है, ये मार्केट में जाके कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वहां पर डिमांड पैदा होगी, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी? आर यू गेटिंग दिस? सो पॉजिटिव साइकिल कैसे स्टार्ट होता है? वेरी माइक्रो लेवल। मान लो मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजर हूं, हमारी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का ठेका मिल गया और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए कर दी गई है जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूंगा, वो स्कूल का इनकम हो गई, वो स्कूल अपने टीचर्स को अच्छा पे करेगा,
देन माय वाइफ वाज थिंकिंग कि मेरे को ऑपरेशन करवाना है, वी वर नॉट हैविंग मनी, नाउ वी हैव मनी। अब मैं सोचता हूँ कि ऑपरेशन करवा लेते हैं फटाफट, हॉस्पिटल की इनकम हो गई, डॉक्टर्स की इनकम हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ की इनकम हो गई, राइट, इंजेक्शंस, दवाई बेचने वाली दुकान की इनकम हो गई। तो ऐसे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो किसको शुरुआत करनी पड़ेगी इकोनॉमिक रिकवरी की? गवर्नमेंट को, राइट। फिर प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि अब मान लो आप दवाइयां बेच रहे थे, आप देख रहे हो लोगों की इनकम बढ़ गई है, लोग दवाइयां बहुत खरीद रहे हैं। मैं कब से सोच रहा था कि शहर के दूसरे कोने में भी एक दुकान खोल लूं, दिस इज द राइट टाइम, आई विल ओपन इट नाउ। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो प्राइवेट सेक्टर ने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। ऐसे रिसेशन खत्म हो जाएगा, और रिसेशन को डिप्रेशन में बनने से बचाना है। दैट इज व्हाट ऑल द गवर्नमेंट्स डू, बिकॉज इनसे बाहर आना बहुत मुश्किल है। एक बार इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, इट इज वेरी इजी, तो हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया, असल में बहुत मुश्किल चीज है इकोनॉमीज को रिकवर करवाना, बहुत फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो कैपिटलिज्म को कुछ फीचर्स सोशलिज्म के अपनाने चाहिए, जेएम कीन्स ने कहा, और सोशलिज्म को कुछ कैपिटलिज्म के फीचर्स अपनाने चाहिए। कैपिटलिज्म की अच्छी बातें क्या थी? इनिशिएटिव को रिवॉर्ड करना, है ना, रिस्क टेकिंग को रिवॉर्ड करना, जो जितनी मेहनत करेगा उतना मुनाफा कमाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी सैलरी कमाएगा, इन कैपिटलिज्म। एंड सोशलिज्म में क्या था कि आपको मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। तो अगर हम कैपिटलिज्म का इनिशिएटिव को रिवॉर्ड करने का फीचर उठाते हैं ऑन वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड सोशलिज्म का वेलफेयर उठाते हैं, क्या उठाते हैं? वेलफेयर इंक्लूड्स व्हाट? पेंशन स्कीम, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को पेंशन, ये सारी चीजें क्या है? ये सोशलिज्म के फीचर्स हैं, राइट। और आप अगर चाहो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे चाहो चला सकते हो, अपनी पॉलिसीज अपने स्टाफ को रेगुलेट करने के लिए बना सकते हो विद इन द रूल्स, है ना, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट फीचर, ये है कैपिटलिज्म, ठीक है जी। तो बेस्ट मॉडल क्या है कि कुछ लोगों को काम करने के लिए एकदम फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाए, इनके पास है कैपिटल और वेल्थ, दे आर गोइंग टू यूज देयर वेल्थ टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, एंड ये सब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कुछ लोग होंगे जो अच्छी नौकरियां नहीं ले पाएंगे, इन लोगों के पास स्किल नहीं होगा, इनिशिएटिव नहीं होगा, बहुत आलसी होंगे, व्हाटएवर, है ना, इनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, ये सारी चीजें। अब सरकार की जिम्मेदारी इनका ख्याल रखना भी है, बिकॉज इट इज अ वेलफेयर स्टेट। सरकार क्या करेगी? इनको कहेगी कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है, तुम्हारे ऊपर लगने वाला टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। 7 लाख इनकम है आपकी तो कोई टैक्स नहीं देना, अभी जो प्रेजेंट इनकम टैक्स के स्लैब्स चल रहे हैं, उससे बड़ा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप जीएसटी पे करते हो हर चीज के ऊपर। सभी लोग टैक्सेस दे रहे हैं, और जो जितना खर्चा करेगा उतना टैक्स देगा, तो मतलब अमीर व्यक्ति ज्यादा टैक्स देगा एनीवे, है कि नहीं? गरीब व्यक्ति तो जाके मर्सिडीज नहीं खरीद लाएगा, तो उसको जीएसटी कम देनी पड़ेगी, बिकॉज वो सस्ता कम इनकम स्पेंड कर रहा है। ये सारा जो टैक्स इकट्ठा होगा ये सारे समाज पे लगाया जाएगा, दैट इज द आइडियल नोशन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इज इट फाइन? हाँ या ना? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन? सो कैपिटलिज्म का बिजनेस फ्री मार्केट मॉडल उठाया, और सोशलिज्म का वेलफेयर, किसान और मजदूर का भला उठाया, और बन गया मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। लेकिन कितना मिक्स होना चाहिए? हर कंट्री का अपना होगा। इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी बनना डिसाइड किया, इंडियंस के पास पैसा नहीं था, राइट। अब इंडियन कोई ऐसा नहीं ना उठ के आएगा कि मैं एयरपोर्ट बनवा देता हूं। आज जैसे इंडियंस बहुत सारे हैं जो ये कर सकते हैं, राइट। देयर इज गोयंका ग्रुप, देयर इज आदित्य बिरला फैमिली, देयर इज रिलायंस, अंबानी, अडानी, बहुत सारे कैपिटलिस्ट हैं, टाटास ऑब्वियसली, है ना, सुनील भारती मित्तल, ऑल दीज पीपल। तो आज आप कहोगे कि मेरे को 10 एयरपोर्ट बनवाने, कोई कंपनी चाहिए, बहुत सारी इंडियन कंपनीज मिल जाएंगे। उस समय ऐसा नहीं था, ना ही कैसे बनाना है पता है, तो एक्सपर्टीज भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। इज फाइन? सो क्या करेंगे हम पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर से यानी सरकार सब कुछ करेगी,
राइट, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेबिलिटी नहीं थी। है हम मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज हमने प्राइवेट सेक्टर को बैन नहीं कर दिया। हम देखेंगे हम कितना मिक्स थे। सो इफ दिस इज कैपिटलिज्म एंड दिस इज सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी कैन बी दिस एनीथिंग। समझ रहे हो? Yes, sir. तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन कितना पब्लिक सेक्टर के ऊपर जोर है या कितना प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जोर है, इट डिपेंड्स। Yes. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बन गए मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ वेरी हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर्स। तो इंडिया वाज समवेयर हियर। तो हमने सब कुछ सरकारी सेक्टर को दे दिया कि तुम ही करो सारा कुछ। ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसी पॉलिसीज बना दी कि तुम्हें काम स्टार्ट करना है, एक तो ये सारा कुछ काम सरकार करेगी, बची हुई चीजें कर लो। आपने ढूंढ ली, अब आप लाइसेंस लो, है ना। लाइसेंस लेने चले गए आप, वहां पे आपने रिश्वत दी, आपके पास था पैसा, आपने लाइसेंस ले लिया किसी तरीके से। उसके बाद आपको परमिट लेना है, एनवायरमेंटल लॉ है, लेबर लॉ है, बिजली का मीटर लगवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, आप पागल हो जाओगे। दैट वाज अ एरा आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस समय बिजनेस करना वाज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। और आते आते एक ऐसा समय आया 1990s के अंदर हम बर्बाद होने वाले थे, राइट। तो 2 हफ्ते का पैसा रह गया था हमारे पास, जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो 2 हफ्ते के रह गए थे। 2 हफ्ते के बाद हमारे पास 1 रुपया ना होता, हमारी इकोनॉमी का, देश का दिवाला निकल जाता। ठीक है जी। जो अभी पाकिस्तान के साथ दोबारा हो गया है, बहुत बार हो चुका है, एंड श्रीलंका के साथ भी हो गया, इंडिया के साथ एक ही बार हुआ है फॉर्चुनेटली। और उसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत समय से ये आर्टिकल्स लिख रहे थे दैट यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन प्राइवेट सेक्टर, ग्रोथ नहीं होती है पब्लिक सेक्टर के अंदर। लेकिन इंडिया में इंडियंस को बताया गया था आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कि ये हैं टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाखड़ा नंगल डैम खोलने आए थे जब, तब उन्होंने ये बात बोली कि ये मंदिर हैं, ये विकास करेंगे, ये गरीबी हटाएंगे, जो उस जमाने में सही बात थी। 50s तक, 60s तक, 70s तक सही थी। उस समय प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया था। हमें क्या करना चाहिए था? प्राइवेट सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करनी चाहिए थी कि आप काम करना चाहते हो, सिंगल विंडो बना देंगे, यहां पे आके बता दो क्या काम करना है, सारा काम अधिकारी करेंगे, राइट। बट नहीं किया, एंड वही चलता रहा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि क्यों इतनी सारी सरकारी एंटरप्राइजेस खोल ली। और ये सभी लॉस मेकिंग, टैक्स पेयर का पैसा लेती हैं और खत्म कर देते हैं, फिर सरकार इनको बचाती है और पैसा डालती है, फिर लॉस, राइट। बिकॉज सारे के सारे अधिकारी एकदम लंबी लंबी लंच ब्रेक ले रहे हैं, 4-4 बार चाय समोसा खा रहे हैं, है ना। काम कोई नहीं कर रहा, नोबडी इज वर्किंग। आप प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा टाइम फ्री होके दिखाओ, है ना, दे विल टेल यू कि कैमरे में देख लिया मैंने तुमको, तुम्हारी छुट्टी लग गई है है कि नहीं। सो पब्लिक सेक्टर वाज नॉट एफिशिएंट, नोबडी केयर्ड, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कहा जाता है एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में भी आप एक जिम्मेदारी ले लो कि रात को गेट कौन बंद करेगा, कोई भी कर दे तो कोई भी नहीं करेगा, ऐसे होता ना। सो दैट हैपेंड विद द गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। तो जिसको इलेक्शन में आना है वो करेगा बड़े बड़े वादे। वो क्या वादे करेगा कि यहां पे 4 प्लांट खोल देंगे, पैसा है नहीं सरकार के पास, और जो पिछले 4 का वादा किया था वो खुले नहीं है, उससे पिछले 4 बहुत घाटा खा रहे हैं बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, बट हमने खोल दिया एनीवे। सो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत गलत तरीके से, गलत लोकेशन के ऊपर इंडस्ट्रियां खोल दी गई और इन्होंने टैक्स पेयर का पैसा खत्म कर दिया। इज इट फाइन? एज अ रिजल्ट फिर क्या होना था? फिर बर्बाद होना था, है ना। और भी बहुत सारे कारण थे, लाइक हम डरे हुए थे, हम अभी भी आजाद हुए थे, तो हमें था कि अगर बाहर से अमेरिकन कंपनीज यहां पे आके इन्वेस्ट करेंगी, अगर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी इन कंपनीज ने कि हमारी इकोनॉमी इनकी गुलाम हो गई, देन व्हाट? मान लो आज हम भूटान के अंदर, भूटान की जीडीपी से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारी कंपनीज आर वेरी बिग नाउ। बाद में कोई कंपनी कहती है कि अगर निकाल लिया तो 10% तुम्हारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे एंड मारेंगे तुम्हें, पीटेंगे तुम सब पॉलिटिशियंस को। तो पॉलिटिशियन क्या करेगा कि नहीं मत जाओ,
isn't it? तो हम एक तरीके से दोबारा गुलाम हो सकते थे, तो हम बाहर से आने वाले पैसे से, इन्वेस्टमेंट से बहुत डरते थे, राइट? इज दिस फाइन? एंड बिकॉज सोशलिज्म था तो इनिशिएटिव उसको किल कर दिया। टाटा बोल रहा है कि मैं अच्छी एयरलाइन चला सकता हूं, सरकार कहती कि नहीं मैं चलाऊंगी, तुम बंद करो, तो उसे एयरलाइन ले ली। टाटा वाज मेकिंग प्रॉफिट्स, इन्होंने घाटा डाल दिया। इनके खाने के अंदर कीड़े निकल रहे हैं, ऐसे ही होता है ट्रेन्स के अंदर एंड सरकारी एयरप्लेन्स के अंदर, अब तो बंद हो गई है। थैंक गॉड टाटा ने वापस ले लिया तरस खा के, अदरवाइज 4 बार बेचने की कोशिश की एयर इंडिया को, कोई ले नहीं रहा था, इतना लॉस था, इतने लोन्स खड़े हुए थे, नोबडी वाज बाइंग इट, राइट? अब कौड़ियों के भाव बेच दें तो हेडलाइंस छप जाएंगी कि देश बिक गया, इजंट इट? सो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशंस हैं। और फिर गवर्नमेंट अब कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो प्रॉफिट बना रही हैं, उनको भी बेच रही है, विच मेक्स लेस सेंस कि अगर कोई कंपनी सरकारी मुनाफा कर रही है तो उसको तो रखो, है कि नहीं? अब गवर्नमेंट उसको भी बेच रही है, उसके पीछे भी कोई विजन होगी। नाउ प्रेजेंट गवर्नमेंट इज वेरी कैपिटलिस्टिक, है ना? अच्छी बात है जो लोग कैपिटलिज्म को अच्छा मानते हैं, बुरी बात है जो लोग चाहते हैं कि सरकार ही चलाती रहे, है कि नहीं? सरकार ने अब हमारी प्रेजेंट क्या पॉलिसी है कि ओनली इन द कोर सेक्टर्स। कोर सेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे बीएसएनएल, अगर बीएसएनएल नहीं होगी तो लद्दाख में चाइनीज बॉर्डर के पास और नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड्स इंडिया के वहां पे कोई टावर नहीं लगाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसका भी कैपिटलिस्ट ने एक रूट निकाला हुआ है, क्या कहते कि लगा देंगे, जितना घाटा पड़ेगा दे देना, ठीक बात है कि नहीं? तुम निकलो यहां से, बिकॉज गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। और अगर एयरटेल को बोला जाएगा कि तुम लगा दो टावर, 100 रुपया लगेगा, 80 तुम्हें मिलता है, 20 रुपए का घाटा हम पूरा कर देंगे, एयरटेल और एफिशिएंसी से कर लेगी, राइट? सरकार से नहीं होगा, ठीक है जी? अभी भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो बीएसएनएल चलाते हैं, है कि नहीं? आई डोंट नो व्हाई। अदरवाइज मार्केट जो है वो अच्छी चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, बुरी चीज को क्रश कर देती है, दिस इज वेरी नेचुरल, ठीक है जी? दिस इज फाइन। अब देखो पब्लिक गुड्स जो हैं वो सोशल सेक्टर प्रोवाइड करेगा, वो पब्लिक सेक्टर, सरकार प्रोवाइड करेगी। कौन से गुड्स? पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? हेल्थ केयर, एजुकेशन, ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीजें। हु इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दिस? गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दिस। गवर्नमेंट को बाकी सब चीजें छोड़ देनी है करने, आइडियली ऐसे होना चाहिए, ठीक है जी? इज इज फाइन। सो धीरे धीरे सभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने सीखा दैट हमारा मॉडल भी इट इज हैविंग लॉट ऑफ वीकनेसेस, एंड सोशलिस्ट कंट्रीज ने भी सीखा, और उन्होंने क्या अपना लिया? उन्होंने अपना ली मिक्स्ड इकोनॉमी। इज दिस फाइन? अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल कैसा होगा? साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज ने दिखाया कि जब सिर्फ और सिर्फ जरूरी पब्लिक गुड्स सरकार प्रोवाइड करे, बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाए, दैट इज द बेस्ट मॉडल। सबसे तेज ग्रोथ होती है, एंड जो बेसिक फैसिलिटी है, लोग जो गरीब लोग हैं वो सफर भी नहीं करते, ठीक है जी? एंड इसको हम क्या बोलते हैं? एशियन, साउथ ईस्ट एशियन मिरेकल। तो ये इकोनॉमीज हमारे साथ ही 40s में 50s में सारी दुनिया आजाद हुई थी, कॉलोनीज जो थी वो छूटी थी, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है वैसी बाकी सारी कंट्रीज हुई थी, एंड दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ कर ली, राइट? सो दैट वाज द बेस्ट पब्लिक मिक्स्ड मॉडल। इज फाइन ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? हाँ, ऑलराइट। Ankita will discuss this tomorrow. It will be too complicated for now. Alright, so Southeast Asian miracle क्या चीज है? साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज थी लाइक साउथ कोरिया एंड जापान एंड सम अदर कंट्रीज, छोटी छोटी कुछ कंट्रीज हैं लाइक हांगकांग का एरिया, सिंगापुर, जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, बहुत गिनी चुनी चीजें, बेसिक सहूलतें उनको रखा सरकारी, और ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है, एंड इनके मॉडल में इन्होंने फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, और हुआ क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे बन गए
कि फिर जब वो इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से हो रही है, राइट? दिस इज फाइन. सो दिस वाज द साउथ ईस्ट एशियन मिरेकल. Alright, so next is different sectors of economy. कौन से different sectors हैं economy के? Primary, secondary and tertiary. Everybody knows this. So primary कौन से sectors होते हैं जिसमें natural raw materials use होते हैं? ठीक है, agriculture हो गया and all the activities associated with agriculture. अब मैंने बोला natural materials, तो अगर coal mining होगी वो भी natural है, नेचर से आ रहा है ना? yes, oil natural. तो ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आनी चाहिए. जब किसी रॉ मटेरियल को उठा के आप फिनिश प्रोडक्ट बना देते हो, दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर. सो ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दे आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी. देन ऑल द सर्विस इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब किस में आ जाता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, जिसमें आप कोई भी सामान नहीं देते हो, कोई गुड नहीं देते हो किसी को, दैट इज टर्शरी सेक्टर. इज इट फाइन? प्राइमरी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, एनिमल रेयरिंग, कोल माइनिंग, ऑल दीज थिंग्स. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द गुड्स. और टर्शरी क्या है? सर्विस सेक्टर. इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे होते लोग, उनको कई बार क्वाटर्नरी सेक्टर के अंदर भी डाल दिया जाता है. दैट इज अ फोर्थ सेक्टर, बट हमेशा उसको 4 कैटेगरीज में नहीं बांटा जाता. इज दिस फाइन? ऑलराइट. सो ये है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड बेसिक मॉडल्स आपको समझ में आ गए. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया किसने दिया था? जेएम कीन्स ने, जॉन मेनर्ड कीन्स ने, इन द ईयर 1936. ठीक है जी? राइट, गुड. ऑलराइट, सो आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो इंडिया में हुआ. 3 तरीके की इकोनॉमीज होती हैं: एग्रीरियन, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस. बड़ी सिंपल सी बात है, जिस इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड मैक्सिमम शेयर ऑफ जीडीपी, व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या होता है ये? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब टोटल इकोनॉमी ने एक साल के अंदर कितने के गुड्स और सर्विसेज बनाए. ठीक है जी? मतलब टोटल इनकम देश की, टोटल काम क्या किया है, और उसका अगर बड़ा हिस्सा आएगा एग्रीकल्चर से, वी विल कॉल इट. अगर इंडस्ट्री से आएगा तो कहेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एंड अगर सर्विस से आएगा तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी. इज दिस फाइन? दुनिया में क्या होता है, सभी देश जब गरीब होते हैं, दे आर एग्रीरियन इकोनॉमीज. एग्रीरियन मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन, इट इज डूइंग एग्रीकल्चर. हमेशा ऐसे होता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी कंट्री. उसके बाद ये सारे लोग जो होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ी वेल्थ आने लगती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चले जाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर या तो काम करते हैं या फैक्ट्रीज खोल लेते हैं. तो मैक्सिमम हिस्सा जीडीपी का आना स्टार्ट हो जाता है इंडस्ट्री से, राइट? देन इंडस्ट्री जो है, इसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बैंक्स चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए. फिर ये जो लोग पढ़ लिख लेंगे, ये और एजुकेशन लेंगे, हेल्थ केयर अच्छी हो जाएगी, सो सर्विस सेक्टर बन जाएगा. एंटरटेनमेंट चाहिए इन सबको, तो सर्विस सेक्टर में एंटरटेनमेंट, सिनेमास खुल जाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स, रेस्टोरेंट्स. ठीक है जी? इज फाइन. सो फिर सर्विस सेक्टर हो जाती है. तो आज दुनिया के सबसे अमीर जो देश हैं, दे आर सर्विस इकोनॉमी. मिडिल इनकम कंट्रीज, दे आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज. एंड देन पोरेस्ट कंट्रीज, आज भी वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन और मैक्सिमम शेयर ऑफ जीडीपी इज एग्रीरियन. ठीक है जी? अब इंडिया में भी ऐसे ही होना चाहिए था. जब हम आजाद हुए, हम एग्रीकल्चरल थे, फिर हम हो गए नहीं. दैट इज अ प्रॉब्लम विद इंडिया, राइट? सो इंडिया में क्या हुआ, हम सर्विस सेक्टर हो गए सीधा ही. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज 80s 90s के अंदर, इन 80s 90s हमने कंप्यूटर्स लगवा लिए, और अंग्रेज हमें कौन सी भाषा सिखा के गए थे? इंग्लिश, राइट? फिर बाय 2000s इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर बूम आ गया. क्या आ गया?
तो क्या हुआ, जो भी अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज काम करवा रही थी, उनको कुछ छोटे मोटे काम जो थे वो वहां से करवाने पड़ते थे। लाइक एक वॉशिंग मशीन बनाने की कंपनी है या कंप्यूटर्स बनाने की कंपनी है, उन्होंने कस्टमर केयर के लिए 10 बंदे रखे हुए हैं, राइट। ये सब है अंग्रेज लोग, और अंग्रेज लोग सैलरीज देते हैं उस देश के हिसाब से। तो इन्होंने 10 इंडियंस ढूंढे, इनको सिखाया एक्सेंट कि ऐसे करके बोलते हैं, एंड सैलरी कितनी देंगे, हाफ ऑफ व्हाट वी आर पेइंग टू अमेरिकन, राइट। अब डॉलर्स को जब रुपये में कन्वर्ट करो, इंडियंस तो खुशी बहुत है कि इतना पैसा कैसे मिल गया, करना क्या है, बस बात करनी है, राइट। सो दैट इज बीपीओ। इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का एक प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया। कहां आउटसोर्स कर दिया, इंडिया में कहीं, राइट। दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। फिर इंडियंस ने सॉफ्टवेयर्स बना लिए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एंड नाउ दे आर मेकिंग सॉफ्टवेयर्स हियर एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर्स टू कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो हो क्या रहा है कि डॉलर टर्म्स के अंदर जब पैसा एक्सचेंज हो रहा है तो हमें बहुत इनकम बन रही है, दैट इज व्हाट हैपन। तो इंडिया में सर्विस सेक्टर जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कमाने लग गया। गुड थिंग, इजंट इट? अच्छी बात है। तो ये भी हुआ, कई बार हमने एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर दिए, कुछ ऐसे भी साल आए जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, सो हम सरप्लस कमाने लग गए बिकॉज ऑफ दिस सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिली। अब सर्विस सेक्टर इज सच अ सेक्टर जिसमें ज्यादा नौकरियां नहीं पैदा होती। आप लैपटॉप खोलो, बोलना स्टार्ट कर दो, है ना, या कोडिंग कर दो या कुछ ऐसा कर दो तो पैसा बन जाएगा आपका, है कि नहीं। इन मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगी। अब ये जो एग्रीकल्चर के अंदर लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ये जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी कम होती जाती है, इन सबको जॉब्स मिलती हैं कहां, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। देन दे मूव टू सर्विस सेक्टर, एंड बाय द टाइम पॉपुलेशन और कम हो चुकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है जी। नाउ व्हाट हैपेंड इज, एग्रीकल्चर से सीधा पहुंच गए सर्विस, तो पैसा तो बन गया लेकिन जॉब्स नहीं आए, और इसको क्या बोलते हैं हम, जॉबलेस, राइट। दिस थिंग इज नोन एज जॉबलेस। बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चीज के ऊपर, जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर। तो जब हमने अपनी जीडीपी देखी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की कितनी इनकम है, वो भी बड़ी अच्छी दिख रही है बिकॉज सिंपल मैथमेटिकल डिवीजन की है। लेकिन हो क्या रहा है, ये सारी इनकम कुछ लोगों के पास जा रही है, मैक्सिमम लोगों के पास तो जॉब्स ही नहीं है। इज दिस फाइन? एंड व्हाट हैपेंड इज, अ फ्यू पीपल दे गॉट वेरी रिच, बहुत अमीर हो गए, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे स्किल्ड लोग, जिनके पास स्किल था, जिनको कंप्यूटर्स में कुछ करना आता था, जिनको एटलीस्ट इंग्लिश आ रही थी, राइट। दे गॉट वेरी रिच बाय वर्किंग इन दीज कॉल सेंटर्स, बीपीओज, एंड देन सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्री में काम करके, बिकॉज ये इनका क्लाइंट जो है दैट इज समवेयर एल्स, और उनकी करेंसी जब एक्सचेंज ही करवा लो तो ही आप बहुत अमीर हो जा रहे हो, इज फाइन। और मैक्सिमम लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो बेचारे यहीं फंस गए, इसकी इनकम ग्रो नहीं कर रही है। अब जब तक यहां से बहुत सारे लोगों को उठा के इधर नहीं डाला जाएगा या इधर नहीं डाला जाएगा, यहां पर जो लोग हैं दैट इज मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर, दे विल सफर। ये ऐसी बात है कि इनकम उतनी ही है, उसका बहुत कम हिस्सा, अराउंड 15% ऑफ टोटल जीडीपी, इट गोज टू एग्रीकल्चर, एंड 50% लोग 15% इनकम कमा रहे हैं इंडिया के। इनइक्वालिटी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। तो एक अच्छी चीज थी व्हाट की ग्रोथ हुई, लेकिन बुरी चीज थी ये ग्रोथ जॉबलेस थी। तो जॉब्स कौन प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। तो अभी प्रेजेंट स्कीम क्या है, मेक इन इंडिया। उससे पहले पिछली सरकारों ने भी बहुत कोशिशें की, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी भी। बट जॉब्स अगर देनी है तो हमें वो कहां देनी पड़ेंगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के, ठीक है जी। इज इज फाइन? तो व्हाट इज द स्टोरी, टेल मी, क्या हुआ इंडिया के साथ? हाँ,
पब्लिक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, 90s तक आते आते ग्रोथ की फॉरेक्स रिजर्व रहेगी और उसके बाद ओपन अप कर दिया हमने इकोनॉमी। राइट, गुड 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 गुड। एंड पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हुई, प्राइवेट सेक्टर को हमने इंडस्ट्री ग्रो करने नहीं दी और इंडस्ट्री में नौकरियां पैदा नहीं हुई। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट थे, अब अगर किसी परिवार के पास मान लो ये टुकड़ा था जमीन का 1 एकड़, है ना, इन्होंने बच्चे पैदा कर दिए 8। उस जमाने में यही था। ये सारी जमीन के कितने टुकड़े हो गए? हर फैमिली ने आगे 3-3 4-4 कर दिए और टुकड़े हो गए। अब पहले तो इतनी जमीन का टुकड़ा, इट वाज सस्टेनिंग 8 to 10 पीपल। नाउ द सेम एरिया इज सपोज टू प्रोवाइड फॉर 30+ पीपल, राइट? सो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। तो इसलिए कोई भी यहां पे रहने वाला व्यक्ति प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल। फिर अगर आप किसी ऐसी स्टेट में हो कि आप यहां पर थे, छोटा सा टुकड़ा आपका जमीन का, आपने ट्रैक्टर ले लिया बैंक से लोन लेके, तो अब गए आप, अब ये कर्ज वापस हो ही नहीं सकता। सो दैट इज द रीजन, डेट ट्रैप। होना क्या चाहिए था कि ये जो आगे आने वाली जनरेशन, मान लो किसी जनरेशन के 3 बच्चे हो गए, एक बच्चा गांव में रह के खेती करे, बाकी 2 जो हैं शहर में चले जाएं और इंडस्ट्री के अंदर ढूंढे कोई जॉब। उनमें से कोई एक पढ़ा लिखा था, वो सर्विस सेक्टर के अंदर जाके कोई और वेल पेइंग जॉब ढूंढ ले, सारा परिवार जो है वो सेटल हो जाएगा। दैट वाज नॉट हैपनिंग बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही थी और हमारी सर्विस इकोनॉमी ग्रो कर गई। अब कितनी जॉब्स दी जा सकती हैं, हर इंडस्ट्री का अपना अपना हिसाब है। ठीक बात है कि नहीं? लाइक इन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री बहुत जॉब्स पैदा होती, लेकिन इन एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक बात है कि नहीं? आप कितने बंदे रख लोगे? और अभी रोबोटिक्स आने वाला है, रोबोट से सब कुछ होने वाला है, तो अभी तो वैसे फैक्ट्रीज के अंदर जो बन भी रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑटोमेटिकली, ऑटोमेशन से हो जाएगा। तो अब और जॉब्स जाने वाली। एंड इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? दिस जॉबलेसनेस। तो हम तेजी से अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने यंगस्टर्स को स्किल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अपनी नौकरियां ढूंढ पाए, कुछ ना कुछ कर सकें, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट ले सकें। इज इज फाइन? तो ये है प्रॉब्लम इंडिया की इकोनॉमी की। अब कुछ बेसिक समझते हैं। तीन चीजें आपको समझनी है। नंबर 1 इज ग्रॉस, नंबर 2 इज एंड लास्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस क्या होता है? टोटल होता है, राइट? ध्यान से समझ लोगे, पूरी लाइफ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज सारी लाइफ आसान सी चीज है, उसमें खोए रहोगे कि पता नहीं क्या हो गया। सो ग्रॉस इज व्हाट? एंड दूसरी एक चीज होती है नेट। नेट मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग समथिंग। समथिंग हमेशा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकाला जाता है इन अकाउंट्स, है ना? यहां पर वैसे ही ग्रॉस से नेट आ रहे हैं हम, राइट? बाद में देखेंगे क्या करना है, माइनस क्या करना है, बाद में देखेंगे। ग्रॉस मींस व्हाट? नेट मींस एक्सक्लूडिंग समथिंग। टोटल में से कुछ निकाल देंगे, नेट आ जाएगा। डोमेस्टिक मींस विद इन द कंट्री एंड नेशनल मींस देश का, राइट? सो यहां पर भी हम समझेंगे दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज नेशनल। सो व्हाट इज डोमेस्टिक एंड व्हाट इज नेशनल, वील अंडरस्टैंड दैट। ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कितनी हुई हैं, दैट इज प्रोडक्ट, राइट? तो यहां पर सिर्फ आपको ये 4 चीजों की वेरिएशन सीखनी है और कुछ यहां पे डिफिकल्ट नहीं है, बाकी सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। फॉर्मूलाज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस मींस ग्रॉस। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? वेयर एंड टेयर जिसको बोलते हैं ना। आपने गाड़ी खरीद ली या लैपटॉप खरीद लिया, आप जैसे शोरूम से बाहर लेके आते हो और डब्बा खोल देते हो, थोड़ी सी चला देते हो, वो सस्ती क्यों हो गई है? ऐसा क्या हो गया? हाँ, वो यूज हो गई। तो हर साल हर चीज डेप्रिशिएट होगी। क्यों करते हैं हम ऐसा? व्हाई डू वी कंसिडर डेप्रिसिएशन? क्यों सरकार नंबर बताती है कि हर चीज को इस रेट के ऊपर डेप्रिशिएट करना है आपने अपने अकाउंट्स में? व्हाई इज दैट?
इन्फ्लेशन ओके, व्हाट एल्स? काउंट्स में। तो अगर नहीं शो करेंगे क्या होगा? इनकम टैक्स ज्यादा बढ़ेगा। नहीं, मैं बताता हूँ। सो सी, आपने 10 लाख की गाड़ी ले ली है ना। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपने अपने अकाउंट्स में लिख लिया कि मेरे पास एसेट्स हैं, एसेट में एक चीज आ गई है कार, कितने की? आपने 10 साल बाद बेची, आपकी 1 लाख रुपए की बिक रही है, बहुत आपने तोड़ ली, बहुत चला ली, यू गो अ लॉट ऑफ ट्रिप्स पे बहुत जाते हो, तोड़ लेते हो गाड़ी, तो कितने की बिकी है? उस साल आपको कितने का घाटा पड़ेगा? हाँ, तो ये तो सही नहीं है ना, आपको असल में थोड़ी घाटा पड़ा है। तो व्हाट वी विल डू इज, हर साल सरकार कहेगी कि अगर आपके पास ये वाली गाड़ी है तो हर साल 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया करो। आप अपने खाते में लिखोगे डेप्रिसिएशन, 10% माइनस करके वैल्यू लिख लोगे कि अब मेरे इस एसेट की वैल्यू रह गई इतनी। ठीक है जी, इज इज फाइन। तो ये गवर्नमेंट्स बताती हैं हर एक कंट्री के अंदर डेप्रिसिएशन का क्या रेट रहेगा। इज इज फाइन, दैट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटेंसी में। हम फिजूल में ही ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे पास 10 लाख का सामान पड़ा है नहीं, कोई 10 लाख नहीं दे रहा मेरे को, उसका असल वैल्यू में रहना चाहिए, असल पिक्चर दिखानी चाहिए अकाउंटेंसी को, है ना। एंड फिर इस साल के अंदर मुझे लोन लेना था, लोन लेने के लिए मुझे बैंक को दिखाना है कि मैं हर साल इतना प्रॉफिट कर रहा हूं जी। उस साल मुझे 9 लाख रुपए का घाटा पड़ गया, अब मुझे लोन नहीं मिल रहा। बट दिस इज ऑल नॉट वेरी गुड वे ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग्स, है ना। तो ये होती है डेप्रिसिएशन। अब सारे देश के अंदर बहुत चीजें हैं, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, एसेट्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, रेलवे है, पावर प्लांट्स हैं सरकार के, राइट, सरकार या प्राइवेट, सब चीजों की डेप्रिसिएशन जो है उसको कैलकुलेट कर लिया हमने। इज इज फाइन। सो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकाल दी हमने, क्या आ गया? इज इज फाइन। बस आपको इतना ही समझना है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में क्या निकलता है आपने वो पढ़ने नहीं जाना, बिकॉज ना कोई पूछेगा ना आपके सिलेबस में। इज इज फाइन। अब ये क्या है? डोमेस्टिक, देश के अंदर कितनी चीजें बनी, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई विद इन द कंट्री, ठीक है। लेकिन फिर मेरे रिश्तेदार ने भेज दिया मेरे को आईफोन बाहर से, राइट, या फिर कोई और इनकम हो गई, मैंने लोन दे रखे थे लोगों को ओवर इन अमेरिका, अब उन्होंने मेरे को दे दिया पैसा ब्याज, तो ये मेरी इनकम है। लेकिन ये इनकम मैंने कमाई बाहर से, तो ये डोमेस्टिक में नहीं लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा नेशनल इनकम के अंदर। इज इज फाइन। तो डोमेस्टिक में आप ऐड कर देते हो जो बाहर से इनकम हुई है, किसी भी प्रकार हो, लोन दिया था, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फैक्ट्री खोल ली किसी और देश के अंदर, वहां से प्रॉफिट्स हो गए, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, या किसी ने मेरे को गिफ्ट भेज दिए, ये सारी चीजें क्या है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड दिस इज डोमेस्टिक में हमने इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दी, वी गेट नेशनल प्रोडक्ट मींस गुड्स एंड सर्विसेज। इज दिस फाइन। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, इस डेफिनेशन पे आ जाते हैं बस, राइट। लाइक अगर मैं फाइनल हटा दूं तो डेफिनेशन गलत हो गई, है ना। अगर मैं सर्विसेज हटा दूं डेफिनेशन गलत हो गई। अगर मैं लिख दूं ओनली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिनके पास सिटीजनशिप है। अगर यहाँ पे मान लो कोई अफगानिस्तान से, अफ्रीका से बच्चा पढ़ने आया था, उसने नौकरी कर ली, उसने बिजनेस खोल लिया, अब इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है लेकिन सिटीजन नहीं है, वो भी हमारी ही जीडीपी है, ठीक है जी। तो स्लाइड चेंज कर दिया जाएगा इन वर्ड्स के अंदर, डेफिनेशन गलत होगी, एंड 4 आपको ऑप्शंस दे देंगे ऐसी गलत डेफिनेशंस का, एक सही होगी, आपको वो चुननी है। तो यहाँ पे क्या कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं? आपको ढूंढना है फाइनल वैल्यू, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं ढूंढनी, राइट। फाइनल क्या होता है? आपने अपने घर के लिए आटा खरीदा, राइट, तो वो क्या होगी? फाइनल। आपने कंजम्पशन के लिए खरीद लिया, बट ऑल्सो यू आर अ बेकर, आपने आटा खरीदा, आपने उसके 10 केक बना के बेच दिए। अब फाइनल वैल्यू किस चीज की लेंगे? केक की लेंगे, आटे की नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे हम फाइनल वैल्यू, क्योंकि हम देख रहे हैं कितने का गुड और कितने की सर्विस जो है वो बनी है। अगर पहले हमने 10 रुपए का आटा डाल लिया कि इतने का आटा बना जी, फिर हमने 50 रुपए के केक्स बेचे, ये भी डाल लिए, तो हम डबल टाइम्स आटे की वैल्यू इसमें है, इजंट इट, राइट। तो 10 रुपए का मैंने खरीदा था, 50 रुपए का मैंने बेच दिया, तो 40 रुपए मुनाफा है, 10 रुपए आटे की ही वैल्यू है। इज इज फाइन। तो बार बार नहीं गिन सकते इसको हम, ये तो हमने बहुत छोटी सी चेन क्रिएट की है, अगर बहुत लंबी चेन हो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम,
बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स और हम खुश हो जा रहे हैं कि जीडीपी बहुत बढ़ गई हमारी। ऐसा नहीं है, असल में वैल्यू कितनी ऐड हुई है ये ढूंढना है। ठीक है जी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, की ये बताओ जी वैल्यू कितनी ऐड हुई है। मान लो इससे पहले मैंने 5 रुपए की वीट खरीदी थी, है ना, तो वो भी इसमें नहीं डाली जाएगी बिकॉज 5 इज द वैल्यू एडिशन, 40 इज द वैल्यू एडिशन। ठीक है जी, मैंने वीट खरीदी, उसका बना दिया आटा पीस के, और अब मैंने 10 की बेच दी, 5 रुपए की वैल्यू ऐड की है मैंने इस चीज में। ठीक है जी, 10 रुपए का आटा खरीदा और मैंने 40 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी, मैंने केक बेच दी। इज इट फाइन? हमें क्या लेना है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। इज फाइन? दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस में से नेट कैसे जाते थे हम, राइट? सो ये जीडीपी हमारे को दे रखी है, हमने इसमें से निकाल दी डेप्रिसिएशन, वी गेट एनडीपी। ठीक बात है? एनडीपी क्या था? हाँ, बीच में नेशनल चल रहे हैं कहीं कहीं। नेट, नेट आई टोल्ड यू, ग्रॉस से नेट जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जा सकते हैं, ग्रॉस से नेशनल नहीं चले जाएंगे, मेक्स जीरो सेंस। इट इज फाइन? ग्रॉस से नेट जाते हैं, कुछ निकाल के क्या निकालेंगे, तो बस जीडीपी से हमें एनडीपी पे जाना है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, डीपी एंड डीपी आर सेम। क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। क्यों निकालेंगे ये भी बता दिया आपको। ठीक है जी, अब डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, सो हमने क्या ऐड करना है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ कैन वी यूज एनडीपी फॉर कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज? बताओ, क्या हम एनडीपी को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के एनडीपी को कंपेयर कर सकते हैं हम? डेप्रिसिएशन रेट सभी देशों का अलग है, राइट? तो नहीं कर सकते। इज इट फाइन? दैट इज द क्वेश्चन है। विंडो ड्रेसिंग, राइट? सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारे पास जीडीपी दी गई थी, ग्रॉस को हम ग्रॉस ही रख रहे हैं। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, हम जाते हैं बाय एडिंग, आई टोल्ड यू डोमेस्टिक मींस विद इन द कंट्री, नेशनल मींस बाहर से भी अगर कोई इनकम हुई है उसको भी ऐड कर दिया। प्राइवेट रेमिटेंसेस मतलब दोस्त मित्र रिश्तेदार द्वारा भेजे गए पैसे। इज फाइन? इंडिया इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे प्राइवेट रेमिटेंसेस के जरिए आते हैं इंडिया को, सेकंड नंबर पे आते हैं चाइना को, राइट? बिकॉज लोग ही इतने हैं तो भेजने वाले भी उतने ही हैं और गरीब भी उतने ही हैं, है ना? तो बाहर गए ही इसलिए क्योंकि घर पे पैसा भेजना है और सब भेज रहे हैं, राइट? देन इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, बाहर हमने लोन दे रखे हैं उन पे इंटरेस्ट हो गया। एक्सटर्नल ग्रांट्स, ग्रांट्स क्या होती हैं, जो डेवलपमेंट के लिए दे दी जाती हैं गरीब देशों को, मतलब किसी की सहायता के लिए, उसको कहते हैं ग्रांट। या तो इस पे ब्याज नहीं लिया जाता या बहुत कम लिया जाता है, ये सिंपैथी के ग्राउंड पे दी जाती है। अब इंडिया को कम ही मिलती है, ठीक है जी, तो अब इंडिया देने लग गया है। इज इट फाइन? एक्सटर्नल ग्रांट्स, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, तो मतलब बाहर से होने वाली कोई भी इनकम। अब आपने आज के दिन क्या प्रैक्टिस करनी है, अब देखो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है आपको, इट इज ऑलरेडी नेशनल, वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, राइट? सो इतनी सी बात समझनी है आपने, और इसके रट्टे नहीं मारने, बिकॉज यहां पर रट्टे नहीं चलते हैं, लॉजिक चलते हैं। हम डोमेस्टिक से नेशनल क्यों जाएंगे, क्योंकि बाहर से होने वाली इनकम को भी ऐड कर लेंगे, राष्ट्रीय इनकम के ऊपर पहुंच जाएंगे, घरेलू इनकम से राष्ट्रीय। इज इज फाइन? राइट? अब ये यहां पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं, बस बेसिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है जी? इज इज फाइन? ऑलराइट, सो आज इतना ही करते हैं, विल डू दिस मच ओनली। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनडीपी, इन चार चीजों को आपने क्लियर करना है, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट टुमारो। इज फाइन? यही थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इसके बाद कुछ टेक्निकल नहीं। इज फाइन?
एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ, बिकॉज पैसा हमें मिल रहा है। एक्सटर्नल ग्रांट्स मतलब बाहर से हमें मिली ग्रांट्स, सो एनीवे इट इज कमिंग टू अस, इट इज मनी दैट इज कमिंग टू अस, और हमें वापस नहीं करनी है। अगर लोन होता फिर यहां पे नहीं होता, वो वापस करना था, वो इनकम नहीं है, ये इनकम है। किसी ने कहा कि तुम गरीब देश हो, ये लोग थोड़ा खाना वाना खा लो, तो दैट इज ए ग्रांट, हमारा तो पैसा बन गया कैसे मर्जी बना, तो ये है एक्सटर्नल ग्रांट, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, ऐसा मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चंस तो हैं, पूछ नहीं रहे हो, हाँ? क्वेश्चंस गले तक पहुंच चुके हैं, जुबान पे नहीं आ रहे हैं, बताओ। हाँ जी, नहीं, इनको वापस नहीं करना होता। देखो, ये एक जनरल टर्म्स में आपको बता रहा हूं, होता क्या है कि हर एक कंट्री के साथ बैठ के जैसा समझौता होगा वैसा किया जाएगा। जैसे अभी जापान ने भी हमें हमारी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए बहुत सस्ता लोन दे रखा है, लेकिन है लोन, वापस करना पड़ेगा। ग्रांट में क्या होता है, जैसे सुनामी आ गई श्रीलंका में, आधा श्रीलंका मर गया मान लो, या खाना खत्म हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो इंडिया क्या करेगा कि ये लो, ये $1 मिलियन ग्रांट है टू हेल्प यू पीपल, राइट? तो ये वापस नहीं लेंगे हम। ऐसे एक और आपको टर्म मिलेगी, एड। ग्रांट्स और एड क्या होती हैं? ये सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे दी गई सहायता है, ये वापस नहीं लेनी है हमें, राइट? हालांकि प्रैक्टिकल टर्म्स में ये हो सकता है कि बहुत कम ब्याज लगा रहे हैं आपको, लेकिन अगर वापस नहीं करना तो वो हमारी इनकम हो गई, तो हम उसको ऐड कर लेंगे इन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी? सो मतलब किसी भी प्रकार की इनकम जो इंडिया की घरेलू टेरिटरी से बाहर हुई लेकिन हुई इंडिया को, राइट? अब हमारे रिश्तेदारों ने भी पैसे भेज दिया हमें, वो भी हमारी इनकम हो गई, राइट? हमने इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉफिट आ गया, इनकम हो गई। मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, सर जैसे इकोनॉमी में पढ़ा था मैंने, हाँ, कॉलेज में किया, स्कूल कॉलेज में, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम ऐड कर दी। एग्जैक्टली। नेट फैक्टर वो मतलब जो इनकम हुई है, कुछ बाहर भी भेजी होगी चीज, है ना, कुछ यहाँ के लोगों ने बाहर अपने रिश्तेदारों को भेज दिया होगा, तो उसको माइनस कर लेंगे तो वो नेट फैक्टर्स हो जाएंगी, राइट? उसको हमने नेट कर लिया। तो इनमें से तो फैक्टर इनकम ये फैक्टर इनकम, नेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी कंसीडर। हाँ, बट इट इज नॉट ऑलवेज इन द मोस्ट टेक्निकल टर्म्स। हाँ जी, सर अगर हवाला होगा तो कंट्री को तो, हाँ, दैट इज व्हाई वी ट्राई टू स्टॉप दैट। हवाला इनकम जो बाहर जाती है तो वो कंट्री का लॉस है, दैट इज व्हाई हम वो कंट्री की वेल्थ को रोकने की कोशिश करते हैं। Which is better indicator of actual growth, GDP or GNP? See, GNP, I would say. Now the thing is, the best indicator is gross value addition. हम ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं बिकॉज हर चीज एक अलग पिक्चर देती है। डाटा को सभी चीजों के साथ रिलेट करके स्टडी किया जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू जीडीपी और जीएनपी, सो इफ वी वांट टू सी कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, कितना पैसा इंडिया की ओर फ्लो कर रहा है, दैट इज जीएनपी। लेकिन हम जीडीपी से भी बहुत अच्छी चीजें समझ पाएंगे कि हम खुद कितना कमा रहे हैं। इफ वी वर अ वेरी स्मॉल कंट्री, अब इमेजिन करो बहुत सारे नेपाल से लोग आए हुए हैं इंडिया में, उनकी रेमिटेंस कितनी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू देयर ओन जीडीपी, है कि नहीं? तो उनके लिए जीएनपी बहुत एक बड़ी चीज हो गई। हमारी अगर इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी। अंकता इसे कि अगर फ्लावर से केक बनेंगे तो उसके अलावा और भी चीजें यूज होंगी, तो कैसे पता चलेगा कि फ्लावर की ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितनी होगी? वेरी नाइस क्वेश्चंस, बट यू नीड नॉट पुट योरसेल्फ इन सच कॉम्प्लिकेशंस। ये बड़ी अकाउंटेंसी की चीजें हैं। मान लो आप एक बेकर हो तो आप बिल्स लोगे, है ना? आटा खरीदोगे तो कहोगे कि बिल दे दो मेरे को, जीएसटी वापस मिलनी है। तो बिजनेस को क्या होता है कि अगर आप बिजनेस करने के लिए कोई टैक्स पे करते हो उसको वापस मिल जाता है। एंड सिमिलरली जो ये सारे एग्रीगेट लेवल पर ये सारे अकाउंट्स मैच किए जाएंगे कि मैंने इतने की इनपुट ये ली, इतने की इनपुट ये ली, इतने की इनपुट ये ली, तो 40 रुपए का मैंने सामान खरीदा और 60 रुपए का बेच दिया,
पता लग जाएगा ना, नेट प्रॉफिट तो कंपनी अपना कैलकुलेट करेगी। एंड दिस इज अ वेरी टेक्निकल अकाउंटेंसी थिंग, दैट इज व्हाई वी हैव प्रोफेशनल्स फॉर दीज थिंग्स, जिनको हम अकाउंटेंट्स बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं, ये उनका काम है। और जब वो फाइल करेंगे अपनी सारी रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स एवरी मंथ एंड सो ऑन, तो उसको जब एक नेशनल लेवल पे एग्रीगेट किया जाएगा तो वहां से पता लग जाएगा। और भी बहुत सारा डाटा होगा, सरकार खुद सर्वेस करवा के परचेज मैनेजर से पूछेगी, ऐसे बड़े सारे इंडेक्सेस होते हैं। तो इस सारे डाटा को इकट्ठा करके, कई बार एक डाटा कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, लेकिन हमें एक इंडिकेटर जो बेस्ट होता है उसे पता लग जाता है, राइट। सो व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, वैसे एक इकोनॉमी का भी निकल आएगा अकाउंटेंसी से। जो प्रॉफिट शो नहीं करते, हाँ ये कुछ लूप होल्स होते हैं, इसलिए उसको पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं हम। उसको हम बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी, डार्क इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी, वो भी पता लग जाती है। वो भी कुछ तरीके होते हैं। अब सारी गाड़ियां, जो कंपनी है वो तो बता रही है ना मेरी इतनी गाड़ियां बिकी हैं, लोग बताएं ना बताएं कि मैंने इतने की गाड़ियां खरीद ली, है कि नहीं। कंपनी इज गोइंग टू टेल, कंपनी को अपने शेयर होल्डर को सच बताना है कि इस बार इतने लाख इतने हजार यूनिट्स बिकी, न्यूज़पेपर्स में आप देखोगे। तो बड़े सारे चीजें होते हैं, कोरिलेशन करके काफी चीजें पता लग सकती हैं। हालांकि अभी हम बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिंकेज ऑफ योर बैंक अकाउंट टू योर आधार, टू योर बायोमेट्रिक्स, टू योर राशन कार्ड, टू योर एवरीथिंग, टू योर पैन कार्ड, टू योर जीएसटी नंबर, है ना। तो इन सब चीजों को बिग डाटा के रूप में अगर एनालाइज किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें और निकल आएंगी। ये जो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आ रही है ना, ये गवर्नमेंट के माइंड में भी है, इसको कैसे पकड़े। एंड रेगुलरली दिस इज कैट एंड माउस गोइंग ऑन, इसीलिए रेड्स पड़ती हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से कि इसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, पैसा कहां से आया, रेड मारो, है ना। तो अभी इतना ज्यादा आईटी का इस्तेमाल नहीं इंटीग्रेट किया गया। कंपाइल कैसे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और क्या करेगी, यही काम करती है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स की एक अलग से मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इनकम टैक्स का अलग से डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अलग से डिपार्टमेंट है। सो ये सब उनका काम ही है, इट इज देयर जॉब। ऑडिटर साइन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का ऑडिट करता है कि मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है, फिर गलत निकलेगा पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, दैट्स नाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। चलो जी, सो यू रीड दीज थिंग्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप पूछना।